अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे फंक्शंस के हवाले से। हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है, पार्ट 1 थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी 2 लेक्चर बल्कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल वीडियोज़ देख सकते हैं। सो एनीवे फंक्शंस के हवाले से अब डिस्कस करते हैं। इन इकनॉमिक्स वी वर्क विद वेरिएबल्स। द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दीज वेरिएबल इज़ नॉट the way a variable behaves individually but the way that one variable affect the other। के इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम वेरिएबल्स के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि वेरिएबल मतलब उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह इंडिविजुअली उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। द वे दैट वन वेरिएबल इफेक्ट्स द अदर, ठीक है, तो हमेशा एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट कर जाता है। For example, we may want to know how demand for a good is affected by its price. To study this type of relation, we use the concept of function। कि बेसिकली अब हम ये देखना चाहते हैं कि डिमांड और प्राइस किस तरह इफ़ेक्ट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, या डिमांड किस तरह प्राइस से इफ़ेक्ट होती है। तो इसके लिए हमें फिर प्रॉपर एक फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, हम ये नहीं देख सकते कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही हमें सारी क्लैरिटी नहीं बताएंगी। इसके लिए हमें प्रॉपर एक फंक्शन बनाना होगा। Function: if two variable x and y are so related that to each value assumed for x there is a single definite value of y, then y is said to be the function of x। कि बेसिकली जब हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं और उसमें देर इज़ अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू ऑफ वाई, जिसमें वाई की सिंगल वैल्यू होती है और जो एक्स की वैल्यू है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बेसिकली वाई इज़ सेड टू बी द फंक्शन ऑफ एक्स, के वाई है एक्स का फंक्शन। इसको हम फर्दर देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इन सैम्पल दिस फंक्शन रिलेशन इज़ रिटन एज। अब फंक्शन रिलेशन को हम किस तरह, अब स्टार्ट में याद होगा क्योंकि मुझे फ़ौरन याद आ गया है कि जो स्टार्ट वाली वीडियोस हैं वहाँ पे हमने फंक्शनल रिलेशन की बात की होगी। ठीक है, तो जिसमें हमने कहा था y इज़ इक्वल टू एक्स, लेकिन जब हम f को अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन बन जाता है y is a function of x। To describe a functional relation, the independent variable is written on right side। हमेशा जब भी फंक्शनल रिलेशन की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट हमारा राइट साइड पे आता है और डिपेंडेंट हमारा लेफ्ट साइड पे आता है। ठीक है, तो अब जैसे क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का अगर रिलेशन चेक करता है तो क्वांटिटी हमारी हमेशा लेफ़्ट साइड पे आएगी क्योंकि वो हमारे पास डिपेंडेंट है और प्राइस इंडिपेंडेंट है। उसके बाद नोटेशन: द लेटर एफ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन शो फंक्शनल रिलेशन, के एफ से हम मोस्टली फंक्शनल रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी कैन आल्सो में यूज़ अदर लेटर सैम्बल फॉर दिस पर्पज़। लेकिन सम टाइम कुछ अदर लेटर्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, जैसे कॉस्ट के लिए सी हो गया, ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए क्यू हो गया। ठीक है, तो इस हवाले से इन ऑल थ्री फॉर्म्स वी रीड सी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अच्छा ये एक एग्जांपल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वही हमने ऑलरेडी जो डिस्कस की है। सपोज इन फंक्शन रिलेशन, चलें ये एक एग्जांपल को कोशिश कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग की। सपोज इन फंक्शन रिलेशन q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3p, p मीन्स प्राइस, q इज़ क्वांटिटी इन किलोज, देन दिस फंक्शन डिस्क्राइब दैट फॉर 1 रुपी इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, कि अगर प्राइस p की जगह हम 1 पुट करते हैं तो मतलब प्राइस 1% इंक्रीज़ होने से तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 3 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगी। ये फिर सारा वो सोल्यूशन जब हम करते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3p। ठीक है, p पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो मतलब 1% प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी हमारी 3% डिक्रीज़ हो जाएगी। 3% कर लें, यूनिट्स कर लें, वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यूनिट्स में बात की है तो आप यूनिट्स में ही कर लें। ओके, फंक्शन की अगेन डेफिनेशन उन्होंने दे दिया। फंक्शन इज़ अ टेक्निकल वर्ड यूज टू डिस्क्राइब इन द नेचर पैटर्न ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अ फंक्शन टेल्स अस द रूल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के फंक्शन हमें बेसिकली ये रूल प्रोवाइड करता है जिससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। ये वाली डेफिनेशन कर ले या स्टार्ट में अगर जो हमने किया वो कर लें, नो इशू, लेकिन एक फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा। ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट we must know the specific form of functional relation। suppose we know a demand function। अब डिमांड फंक्शन का ग्राफ आपको पता है हमेशा इस तरह बनेगा। ठीक है, q इज़ इक्वल टू 20 माइनस 2p। ठीक है, तो p की वैल्यू अज्यूम कर ली है, p की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली p की वैल्यू चले 1 2 3 4 होगी और q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इनको जब हम मैचअप करेंगे 0 पे 20 है, ठीक है, 1 पे 18 है, 2 पे 16 है, 3 पे 14 है, 4 पे 12 है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये ग्राफ बन जाएगा। इसमें फिर फर्दर फंक्शनल रिलेशन उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किए हैं
कि हमारे पास एक पॉजिटिव रिलेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसको इन्वर्स भी कहते हैं, एक नो रिलेशन होता है जिसको ज़ीरो स्लोप कह देते हैं, और एक इन्फिनिट स्लोप होता है। अब इसकी आपने शेप्स याद रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास जो पॉजिटिव है उसकी क्या शेप है, ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, ठीक है, सेकंड वाला नेगेटिव है उसकी क्या शेप है, नो रिलेशन या ज़ीरो स्लोप पे क्या है, और फिर इन्फिनिट स्लोप पे क्या है। तो ये आपने लाजमी अपने माइंड में याद रखनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें रट्टाबाजी वाली भी हैं, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट तो क्लियर होता ही होता है, लेकिन यह है कि फिर वहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में भी रखनी होती है कि ये एज इट इज़ है तो मतलब ये एज इट इज़ है, क्योंकि अब ज़ीरो स्लोप है, ये ज़ीरो स्लोप किस तरह ज़ीरो स्लोप है, ये उसकी हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और अगर इसकी हिस्ट्री की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एक्सप्लेन करते हैं। तो किस चीज़ों को आपने इस तरह लेके चल। उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ फंक्शन है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। Increasing function is a function of two variables, both the dependent variable move in the same direction is called increasing function. Increasing function में हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो हमारे पास यहाँ पर आप देख लें सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग की एक और चीज़ भी देखिए कि इसकी स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है कर्व, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें हमारे पास बेसिकली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे भी आप टेबल पे भी देख लें, 1x है तो y हमारे पास 6 है, x2 है, y हमारे पास 8 है, मतलब दोनों इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। लेकिन डिक्रीजिंग में आप देखें कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। और डिक्रीजिंग में आपका हमेशा क्या होगा, अपोजिट रिलेशन होगा, और हमारे पास कर्व इस तरह का कुछ बनेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि ग्राफ ऑफ अ डिक्रीजिंग फंक्शन इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, तो हमेशा जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग फंक्शन का, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन का अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी हैं। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, पर एक और चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि हर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे ना तो घबराना नहीं है, आपने ये चीज़ें करने से ही आती हैं, और बाकी थ्योरेटिकल ज़्यादा मतलब इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैथ पसंद है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए हलवा ही होगा। तो इन चीज़ों से आपने ना टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम ओवरऑल इकनॉमिक्स कर रहे हैं ना, तो उसमें एक चैप्टर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उम्मीद है हो जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है इकोनॉमिक एनालिसिस में, वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले जितना हमने पढ़ा है वो मैथमेटिक्स का रोल था, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ना कि इकोनॉमिक्स, बल्कि इन सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस विच इज़ कंसर्न विद द कलेक्शन, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम डाटा की कलेक्शन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली हम देते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। उसके बाद है सिंस इकोनॉमिस्ट डील एक्सटेंसिवली विद फैक्टर, ओके, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अप्लाइड, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि क्या स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड हो सकती है। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, इंडेक्स नंबर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना, वो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। टाइम सीरीज इन पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इन डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने जस्ट बताई हुई हैं कि स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है, ठीक है, तो ये आगे जाके भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे नज़र आई थी ना, वो स्टार्ट वाली थी कि इन्फ्लेशन को स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू। अब स्टैटिस्टिक्स इज़ अप्लाइड, अब हमने देखना है कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली डाटा को समराइज़ करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है टू प्रेजेंट फैक्ट इन डिफिनाइट एंड इजीली कंप्रीहेंसिबल फॉर्म यूजिंग टेबल चार्ट्स, ठीक है। सेकंड ये है कि हम डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स की सूरत में। उसके अलावा टू मेक कंपैरिजन बाय यूजिंग एवरेज, परसेंटेज एंड इंडेसिस, ठीक है, इसको हम कंपैरिजन करने के लिए, अच्छा, ये जस्ट आपने अभी पॉइंट्स याद रखने हैं, ये हैं क्या चीज़ें, ये आगे जाकर पता चलेंगी। टू स्टडी द चेंजेस, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में चेंज आता है वो स्टडी कर सकते हैं स्टैट्स के थ्रू।
टू मेक प्रिडिक्शंस, फोरकास्टिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन स्टैट्स के थ्रू कर सकते हैं। टू फॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे वगैरह कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये 7-8 बल्कि 4-5 पॉइंट हैं जहाँ पे हम स्टैट्स को अप्लाई करते हैं। अब स्टैट्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती है ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड है, अच्छा ये जस्ट आपने पॉइंट्स मतलब इसके बना लेने हैं कि स्टैट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब जैसे कि स्टार्ट में हमने बोला है केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में स्टैट्स तो हर जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये भी जस्ट पॉइंट्स ही आपने याद रखने हैं। पॉपुलेशन सेंसिस में स्टैट्स यूज़ होती है। ठीक है, किस तरह, एक तो रूरल अर्बन, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जेंडर, मेल फीमेल, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस हवाले से एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। एग्रीकल्चर में किस तरह होती है, पर एकड़ यील्ड कितनी यूज़ हो रही है, एवरेज क्रॉप प्राइसेस क्या है, मार्केटिंग मेथड क्या है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स में कॉस्ट, प्रॉफिट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैपेसिटी, ठीक है, इन सारों की डिटेल हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जिसमें लोन, डिपॉजिट्स, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, इंश्योरेंस वगैरह आ जाते हैं। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में किस तरह हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेट एक्सचेंज रेट है उसके हवाले से। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कितने बंदे अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, उनका डाटा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स जिसमें टेलीफोन, टीवी सेट्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, उन सारों का डाटा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्रेफरेंसीज ऑफ कस्टमर, उसके बाद डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये एक अलग चीज़ है, इसको एक सिंपल डेफिनेशन में हम नहीं कर सकते, ये एक पूरा चैप्टर है। प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर अब जैसे कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, कितनी जीडीपी है, जीएनपी है, कंजप्शन कितनी है, सेविंग कितनी है, उस हवाले से। टू कंपेयर इकोनॉमिक पोजीशन, आईएमएफ से कितना लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से कितना लिया, डब्ल्यूएचओ से कितना लिया है, ठीक है, तो ये सारे। इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या लेन देन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले से। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जाहिर बात है पॉलिसीज़ के हवाले से। टेस्ट एंड वेरीफाई इकोनॉमिक थ्योरीज़ कि क्या इकोनॉमिक थ्योरीज़ वाकई वैलिड हैं या नहीं है, क्या सिर्फ वो बातें ही हैं या उसको अप्लाई करें तो रियल वर्ल्ड में वैसे रिजल्ट भी हमें मिलते हैं, तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट, पाकिस्तान के पास ये एक बहुत बड़ा अदारा है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट, जहाँ से हम डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वाइडली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि स्टैटिस्टिक्स की कौन सी थ्योरी फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, तो वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद ये तो हो गया स्टैट्स के हवाले से। अच्छा ये जस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट थोड़ी सी मतलब आपको गाइडलाइन देनी है कि स्टैट्स कहाँ पे यूज़ होती है, तो इसलिए इसको हमने मतलब थ्योरेटिकल वे में बता दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब सिर्फ आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा आर द रॉ मटेरियल इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डाटा रेफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी कलेक्ट सिस्टमेटिक मैनर विद सम डेफिनेट पर्पज इन व्यू। कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, और उसको फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा ब्लर है इसलिए यहाँ से हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक डाटा क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। कि बेसिकली हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा तब होगा जब हमारे पास वो एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को लेके कि ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, बल्कि मोर देन वन होनी चाहिए। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे माजरत आपसे क्योंकि ये ब्लर है ना सेंटेंस, तो इस वजह से मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि ये क्या लिखा हुआ है। सेकेंड है स्टैटिस्टिकल डाटा आर ऑलवेज इन न्यूमेरिकल फॉर्म। डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ मार्क, ओके, स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का क्या मतलब है कि उसको अच्छे वे में कलेक्ट किया जाए डाटा। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड विद अ डेफिनाइट पर्पस इन माइंड। ठीक है, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म डाटा यूज़ हो। ठीक है, ये नहीं एक दफ़ा डाटा यूज़ कर लिया बस फिनिश, तो हमारे पास डेफिनाइट पर्पस होना चाहिए। उसका पर्पस क्या, हम क्यों वो डाटा मतलब ले रहे हैं, क्यों उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये डाटा की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। काइंड्स ऑफ डाटा, काइंड्स ऑफ डाटा जी हमारे पास दो काइंड्स होती हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है, जो फर्स्ट हैंड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। इन सिंपल वर्ड जब हम डायरेक्ट किसी बंदे से डाटा लेते हैं तो वो प्राइमरी डाटा होता है। इन सिंपल वर्ड फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि
आपकी एज कितनी है, आप मुझे बताओ कि मेरी एज इतनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डाटा मुझे मिल जाएगा। मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, आप मुझे डायरेक्ट बता दो, ठीक है। तो हर बंदे से जाके जो मैं डाटा लूँ वो बेसिकली प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड मतलब मैं अब खुद ही जाकर ले रही हूँ, किसी से कह के नहीं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है दैट यूज्ड बाय सम पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैड ओरिजिनली बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है प्राइमरी और सेकेंडरी की। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम किसी पर्सन के थ्रू लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आप जाएं और मुझे 10 लोगों का मतलब वेट का जो डाटा है ना वो मुझे आप लेके दें, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। लेकिन अगर मैं खुद 10 लोगों के पास जाऊँ और वहाँ से डाटा लूँ तो वो प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के थ्रू करवाएं तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही, ज़रूरी नहीं पर्सन। अब फॉर एग्जांपल IMF से हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा क्योंकि वो हमने खुद तो नहीं ना कलेक्ट किया। तो इस तरह करके डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट क्लियर कट, कि ये इसमें डिफरेंस क्लियर कट नहीं है। डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन में बिकम सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ सम अदर पर्सन। कि डाटा अगर किसी एक पर्सन के हाथ में है तो वो प्राइमरी है, लेकिन अगर वही उससे कोई दूसरा पर्सन ले लेता है तो वो सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है या डिस्टिंक्शन है वो इतनी क्लियर कट नहीं है। The gazettes published by secondary board about result are primary data, but if a professor use the gazette data to make comparative study of board and analysis weakness of examinations, the data becomes secondary data, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक गज़ट है जो पब्लिश कर रही है सेकेंडरी बोर्ड, ठीक है, तो वो उसके लिए प्राइमरी डाटा होगा। लेकिन अगर वही गज़ट को यूटिलाइज़ कर रहा है एक प्रोफेसर तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब डाटा की हम बात यहाँ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली डाटा जब हम MPhil में PhD में रिसर्च करते हैं ना तो वहाँ पे हमारा ये डाटा यूटिलाइज़ होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाटा की होती है कि डाटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अब मेथड क्या है, डाटा किस तरह हम कलेक्ट करते हैं। पहला है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन पर्सनली, इंटरव्यू द पीपल, ऑब्जर्व द सिचुएशन पर्सनली। अच्छा, इसको हम ना ऊपर ऊपर से करेंगे, ये इतना कोई ख़ास मतलब डिटेल वाला है नहीं। तो डाटा जो है वो हम डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं कि या तो लोगों का इंटरव्यू करके ले लें, 1 बाय 1 पर्सन आता जाए, हम उसका डाटा लेते जाएं, ठीक है, या फिर हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करके ले लें, ठीक है। सेकंड है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। द मेथड इज यूज टू इन्फॉर्मेशन हेजिटेट टू डिस्क्लोज करेक्ट एंड डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरली गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम, ठीक है। अब इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि बेसिकली हम फॉर एग्जांपल जाके डाटा तो ले लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही, लेकिन वो समटाइम क्या करते हैं हमें सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि फिर उन्हें डर होता है कि ये तो हम पे टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो डाटा मतलब रॉन्ग दे देते हैं, तो वो एक होता है व्यू जिससे मतलब डाटा गुड हम रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन ये भी एक डाटा कलेक्ट करने का सोर्स है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू न्यूमरेटर्स, ठीक है। अंडर द मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू ट्रेन न्यूमिनेटर्स यूजिंग क्वेश्चनियर, ठीक है। क्वेश्चनियर को यूटिलाइज़ करते हुए भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह, हम एक पेज है उस पर 10 सवाल लिख देते हैं, ठीक है, और वो किसी भी पर्सन को न्यूमिनेटर्स को दे देते हैं कि ठीक है आप जाए लोगों से ये फिल करवा के ले आए, ठीक है। तो वो भी उसके थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन सेंसिस में यूज़ होता है। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, जिसमें हम लोगों को मेल कर देते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चनियर है, आप इसको मतलब सॉल्व करके हमें वापस रिटर्न करें, तो वहाँ से भी हमें डाटा मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन, कलेक्ट डाटा बाय अरेंजिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट। गवर्नमेंट समटाइम क्या करती है, कुछ इवेंट्स अरेंज करती है, उसमें लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से मतलब हमें डाटा वगैरह मिल जाता है। लोकल काउंसिल वगैरह कॉर्पोरेशन होगी। लोकल सोर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, लोकल सोर्स में फ्रॉम एजेंट और लोकल कॉरिस्पोंडेंट, किसी भी पर्सन को हम कह देते हैं कि जी आप जाएँ और ये डाटा कलेक्ट करके ले आएँ, तो वो एक लोकल सोर्स हो जाता है। ये सारे हमारे पास थे डाटा कलेक्ट करने के प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी डाटा मतलब हम इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे मेथड थे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने थे। अब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड क्या है, ऑफिशियल सोर्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा, जाहिर बात है पाकिस्तान का फेमस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेलवे है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, ठीक है, जहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। तो ये मेन अदारे हैं। सेमी ऑफिशियल, जिसमें वापटा आ जाता है, उसके बाद एजुकेशनल बोर्ड आ जाता है, स्टेट बैंक आ जाता है, ये सेमी ऑफिशियल है। प्राइवेट में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्राइवेट में इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, बैंक आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ट्रेड एसोसिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ से हम सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड जर्नल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जहाँ पे हम पेपर पब्लिश करते हैं ना, तो वहाँ पर वो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी रखते हैं, तो वो भी एक सेकेंडरी डाटा हो गया। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
कुछ ऐसी पब्लिकेशंस अदारे हैं, ठीक है, जो हमारी बुक्स पब्लिश करते हैं, हमारे पेपर पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च आ जाता है, पंजाब बोर्ड ऑफ इकनॉमिक इंक्वायरी आ जाता है, टेक्स्ट बुक बोर्ड आ जाता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे अदारे आ जाते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये देखें इकोनॉमिक्स के कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन इनमें से सम टाइम कोई हमसे पूछ लें कि मेजर इंस्टीट्यूशन कौन से है इकॉनमी में, तो हमें उनके नाम नहीं आते, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल काम है कि अगर आपको ये इन इंस्टीट्यूशंस के नेम भी याद हों तो ये बहुत बेस्ट है। रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एंड गुड सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हम इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश डाटा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि लाहौर या फिर कॉलेज, सॉरी यहाँ पे क्या, किन्नर लाहौर कॉलेज हो गया, LDA CDA हाई कोर्ट पेशावर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ से भी हम मतलब डाटा वगैरह ले सकते हैं। तो ये स्कैंडरी डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्स है। तो स्कैंडरी डाटा मोस्टली इंस्टीट्यूशन वगैरह से ही हम लेते हैं, क्योंकि वो वैलिड होता है, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ भरोसा होता है। खैर उसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती ही होती है, लेकिन फिर भी वो एक वेल समझा जाता है। Editing of data, when data have been collected by anyone, the next step is to edit the data order to find out error, omissions and mistake. The process is called editing of data, कि जब डाटा हम कलेक्ट कर देते हैं तो उसमें जो हम उसके एरर मिस्टेक्स को दूर करते हैं वो हमारे पास एडिटिंग ऑफ डाटा कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बहुत लंबा चैप्टर हो गया। खैर जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया, इसको भी इंशाल्लाह भी कवर करते हैं। ओके उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमारे पास क्या आ जाता है कि कलेक्टिंग एडिटिंग डाटा और क्लासिफाइड एंड टेबलेटेड। अब डाटा को हमने क्लासिफाई करना है, टेबलेट करना है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू क्लासेस कैटेगरीज अकॉर्डिंग इन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द डाटा। अब डाटा को हमने क्या करना है, उसकी क्लासेस बना देनी है, उसकी कैटेगरीज बना देनी है। फॉर एग्जांपल हमने पॉपुलेशन का डाटा लिया, उसमें टीन एज का डाटा अलग कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जो यंग है उनका अलग कर देंगे, उसके बाद जो ओल्ड है उनका अलग कर देंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन इज लाइक सॉर्टिंग द लेटर्स इन द पोस्ट ऑफिस। डाटा कलेक्ट फॉर फर्स्ट टाइम और जनरली नॉट इन द फॉर्म विच इज़ इजीली कम्प्रिहेंसिव। खैर इसको उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज़ डन फॉर मैनी पर्पज़। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, कुछ पर्पज़ हैं। पहला है टू शो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरली एंड डिसिमिलरली। सबसे पहले तो हम उन पॉइंट्स को शो करते हैं कि कौन से सेम है कौन से नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंपेयर फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया वी कम टू नो दैट मेजर पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट वाइल फॉर सऊदी अरेबिया इट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, कि अगर हम फॉरेन ट्रेड चेक करना चाहते हैं पाकिस्तान और सऊदीया की, तो हम पता है पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट मतलब कॉटन करता है पाकिस्तान, जबकि सऊदीया पेट्रोलियम कर देता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए जानना। टू सेव टाइम बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि ये हमारे लिए टाइम सेव का भी एक ज़रिया है। ठीक है, अगर हम उसको क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें कोई कह देगा जी फलां डाटा लेके आए, तो फिर हम ढूंढते ही फिरेंगे उसे। टू मेक अ क्लियर मेंटल पिक्चर्स अबाउट डाटा, वही बात होगी कि आपने उसको क्लियर कट कर दिया। ठीक है, आपके पास अब अगर कोई कह देता है कि फ़ौरन से सरगोदा बोर्ड का रिजल्ट निकालें, तो आप फ़ौरन से उसको क्लासिफिकेशन मतलब जिस फाइल में आपने साइड पे रखा होगा आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर कंपेरिजन, अगर आपने दो चीज़ों का कंपेरिजन करना है, दो कंट्रीज़ का कंपेरिजन करना है, ठीक है, तो फिर आप इजीली मतलब क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन हम क्वालिटेटिव बेस पे भी करते हैं और क्वांटिटेटिव बेस पे भी करते हैं और जियोग्राफिकल बेस पे भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वालिटेटिव बेस पे अगर हम देखें तो हम मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट अलग कर दिए। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटी है एक, मेल अलग हैं फीमेल अलग है। क्वान्टिटेटिव की देखा जाए तो क्वान्टिटेटिव में हम फॉर एग्जाम्पल पर्सनल अर्निंग बिलो, पर्सनल अर्निंग अबव। ठीक है, कि इन सिंपल वर्ड हम ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव में हमारी जो पर्सनल अर्निंग कम से कम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कर लेते हैं। जियोग्राफिकल मतलब ये है कि एक एरिया में आपकी कितनी है, दूसरे एरिया में कितनी है। ठीक है, तो उस हवाले से पॉपुलेशन अगर हम देख लें कि पाकिस्तान में लाहौर में कितनी है, कराची में कितनी है। टेम्पोरल भी होती है। ठीक है, टेम्पोरल मुझे उस टाइम नज़र नहीं आई थी। टेम्पोरल अकॉर्डिंग टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पास्ट ईयर। ठीक है, कि बेसिकली इसमें टेम्पोरल में हम टाइम के साथ साथ जो चेंजिंग आ रही होती है ना उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स हमारे पास है क्लासिफिकेशन इज सिंपल इफ़ ओनली टू क्लासेस आर मेड बाय कंसीडर ओनली वन एट्रीब्यूट वी स्टडी पॉपुलेशन पाकिस्तान टू नाउ अर्बनाइजेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज सिंपल इफ़ ओनली टू क्लासेस आर मेड। ठीक है, कि बेसिकली क्लासिफिकेशन तब सिंपल होती है जब उसको
आर मेड बाय कंसिडर ओनली वन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब उसको वन एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल रूरल अर्बन, ठीक है। अब पाकिस्तान में रूरल, ज़ाहिरी बात है, रूरल और अर्बन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको अगर हम देखा जाए तो वो क्लासिफिकेशन उनकी सिंपल हो जाती है, ठीक है। हम पता है ये रूरल है, ये अर्बन है। क्लासिफिकेशन विल बी मैनफोल्ड इफ़ टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स आर स्टडी, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम मतलब मोर देन टू एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। अब वन एट्रीब्यूट क्या था, रूरल और अर्बन। मोर देन टू एट्रीब्यूट क्या है कि रूरल में लिटरेट कितने हैं, इलिटरेसी कितनी है, और अर्बन में लिटरेट कितने हैं, इलिटरेसी कितनी है, ठीक है। कि पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, तो वो फर्दर फिर कैटेगराइज हो गया। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द क्लास इंटरवल इज डन व्हेन क्वांटिटी मेजर ऑफ डाटा इज पॉसिबल, ठीक है। कि क्लासिफिकेशन क्लास इंटरवल से भी होता है कि बेसिकली उनका इनकम लेवल क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये टेबल ओके है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेबलेटेड है, टेबलेशन व्हेन द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, एडिटेड, क्लासिफाइड, नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेजेंट इन द टेबल और ग्राफ। टेबलेशन मीन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, कि जब हम डाटा को रोज़ और कॉलम में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं टेबुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको हमने एडिट किया, फिर क्लासिफाइड कर दिया। अब जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास टेबुलेशन का है। अब नंबर ऑफ़ पर्सन, उनकी इनकम यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान में 200 लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 है, फिर 500 लोग हैं जिनकी इनकम यहाँ से यहाँ तक है, फिर 300 लोग हैं जिनकी इनकम 20,000 से 30,000 तक है, ठीक है। टू वे टेबल, एक हमारे पास वन वे टेबल होता है और एक टू वे टेबल होता है। टू वे टेबल को बनाने का स्टाइल कुछ इस तरह होता है और वन वे टेबल का इस तरह होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, अदरवाइज़ ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्री वे और हायर ऑर्डर टेबल्स, ठीक है। थ्री वे और हायर ऑर्डर टेबल्स यहाँ पर बनाया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, उन्होंने सबसे पहले बॉक्स साइड बना दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइड SIUB की बना दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे उन्होंने लिख दिया कि इसमें आप बॉडी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा आगे का काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी होती है ना वो इसको यूटिलाइज़ करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन फैसिलिटीज़ द मीनिंगफुल स्टडी ऑफ सम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। एक तो हमें ह्यूज एंड कन्फ्यूजिंग मास ऑफ डाटा मिल जाता है। सेकंड, हमारे पास टेबल गिव्स बर्ड आई व्यू ऑफ द होल डाटा, ठीक है। बर्ड आई व्यू क्या होती है कि हम सारे डाटा को एक सिंगल मतलब टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। फ़ौरन उसको जज कर सकते हैं। टेबल पे वे फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, उसको हम क्या करते हैं कि वो फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। एरर और ओमिशन जो सी हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब टेबल में डेफिनेटली अगर आप डाटा को टेबल में पुट करते हैं तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये जस्ट मतलब यह है कि टेबुलेशन के एडवांटेज बताए हुए हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पार्ट्स ऑफ टेबल बता दिया कि टेबल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक टाइटल के लिए बॉक्स बनाना चाहिए, फिर एक बॉक्स फॉर द रो कैप्शन बनाना चाहिए, फिर बॉक्स हेड बॉक्स फॉर कॉलम कैप्शन बनाना चाहिए, फिर उसकी बॉडी होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट दो थोड़े से ब्लर है, सो ये मुझे याद नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में एक सोर्स डाटा है और एक प्रीफैक्टरी, सॉरी ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स, ठीक है। टेबल को बनाते हुए आपने कौन कौन से रूल्स माइंड में रखने हैं। टेबल शुड बी इजी अंडरस्टैंड, टेबल को इजीली अंडरस्टैंड है, उसमें कोई रंग ज़्यादा ना भरें, ठीक है। इजी वे में बनाए ताकि अगले को समझ आ जाए। टेबल शुड हैव टाइटल, टेबल के अंदर बराबर टाइटल होने चाहिए। टेबल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर सर चीज़ क्लियर हो। टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर पेपर अवेलेबल, ठीक है, कि पेपर अवेलेबल, ठीक है, कि टेबल को उसी हिसाब से बनाए कि अगर उसका प्रिंट आउट भी लें तो वो इजी वे में हो जाए। मेन हेडिंग बी फ्यू इन नंबर, जो मेन हेडिंग है वो बेसिकली उनको नंबर्स दे दें, ठीक है। दूस कॉलम हु डाटा आर टू बी कंपेयर शुड बी केप्ट साइड बाय साइड, जो बेसिकली दूस कॉलम हुज डाटा आर टू बी कंपेयर, ठीक है, जिसको हमने कंपेयर करना है वो एक दूसरे के सामने हो। इफ़ सर्टेन फिगर आर टू बी गिवन सम इम्पोर्टेंट दूस शुड बी प्लेस्ड इनटू अ बॉक्स और सर्कल, कुछ अगर इम्पोर्टेंट ऐसे फिगर्स हैं तो उनको बॉक्स या सर्कल में डाल दें। सिंगल जीरो शुड नॉट बी यूज्ड इन अ टेबल, कोई ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह आप एक साइन यूज़ कर दें डैश का, उसका मतलब होगा ज़ीरो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी क्लियरली मैंशन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो उनसे वो मैंशन होने चाहिए। रो एंड कॉलम में भी नंबर्ड, रो और कॉलम को नंबर दे देने चाहिए। ये टेबल बनाते हुए आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सो इस पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट्स आप कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। एंड पे ये सप्लीमेंट्री नोट्स है, ठीक है।
इसमें और कुछ भी नहीं है, इसको आपने रीड आउट करना है अच्छे से, ठीक है। इसमें सारा कुछ वो ही बताया हुआ है जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नई चीज़ आपको लगती है जो समझ नहीं आती तो आप वो मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं इसको आपने ख़ुद रीड आउट करना है एक दफ़ा, और उम्मीद है यहाँ से आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर को उन्होंने ऊपर थोड़ा सा मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे उनकी डिटेल दे दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। और अगर कोई मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर होती तब ज़रूर बताना है, तो हम इसको डिस्कस फर्दर करेंगे। और इसकी ये एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा, अगर आपको सोल्यूशन मिलता है तो ओके, अदरवाइज़ MCQs पेपर होना है तो उसमें मेरे ख्याल में ये इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट नोट्स, ये डेफिनेशंस आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। ये डेफिनेशंस ऐसे समझ लें कि फिंगर टिप्स पे आपको आनी चाहिए। तो अभी ग्रॉसरी आप रहने दें, ये वाली डेफिनेशंस करें लाजमी, ठीक है, ताकि चैप्टर साथ साथ कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने सारा प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आना है और ट्राई करना है कि इसको देखें कि ये आप सॉल्व कर पाती हैं या नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन इनको भी आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर डिमांड का होगा। मेरी कोशिश थी कि आज हम डिमांड कर लेते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक तरतीब से ही चलते हैं। तो बाकी उम्मीद है अंडरस्टैंडिंग होगी। कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा रिमेनिंग लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर क्या वो ऑलरेडी कवर है। तो विश यू गुड लक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।